डेरिवेटिव हम पढ़ रहे थे। डेरिवेटिव में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट की है। ठीक है, 5.2 कंप्लीट करने के अलावा हमने 5.3 में 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन किए हैं। इसमें फर्दर क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपके पास इनवर्स ट्रिगो की नॉलेज होगी। इनवर्स ट्रिगो के लिए मैंने वीडियो भेज दिया आपको, एक बार आप उसको पढ़ लेना, तब जाकर मैं आपको 5.3 पूरी करवाऊंगा। ठीक है, 5.3 आप तभी कंप्लीट कर पाओगे जब आपको इनवर्स ट्रिगो की नॉलेज होगी। तो इनवर्स ट्रिगो एक बार वीडियो देख लेना, तब मैं आपको 5.3 पढ़ा दूंगा। इसके अलावा 5.4 के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। यहाँ तक की कहानी आपकी कंप्लीट थी। आज आप करने जा रहे हो 5.5। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। एग्जाम में आता ही आता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, इस एक्सरसाइज को लॉग एक्सरसाइज भी कहते हैं। ये लॉग से ही सॉल्व होगा, इसलिए इसको लॉग एक्सरसाइज भी कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देखो आप एक बार, जितने भी क्वेश्चन है लॉग के, यहाँ आपको सीखने को मिलेगा किस तरह से हमें लॉग सॉल्व करना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास में 5.5। आप सब एक बार ओपन कर लो। 5.5 के अंदर जो कंटेंट है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो इन्होंने दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे निकालना आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है cos x, cos 2x, cos 3x। फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू cos x, cos 2x और cos 3x। हमारे पास 3 मेथड है लगभग इससे करने के। ठीक है, इसमें 2 मेथड तो बहुत इजी है, एक मेथड आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उसको डिस्कस नहीं करूंगा। सबसे पहला मेथड है प्रोडक्ट रूल। मेथड 1 प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बहुत इजी है, आप कर सकते हो। प्रोडक्ट रूल में कुछ खास है नहीं, एक को फर्स्ट मानो, दूसरे को सेकंड मानो, तीसरे को थर्ड मानो और डेरिवेटिव करना शुरू कर दो dy/dx। ठीक है, फर्स्ट सेकंड सेम। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड सेम, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड करना होता है। डेरिवेटिव ऑफ थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड के अंदर देखो cos 3x। इसके अलावा सेकंड थर्ड सेम, सेकंड थर्ड सेम। सेकंड थर्ड में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करना होगा आपको। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos x है। इसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट थर्ड सेम, फर्स्ट थर्ड जो भी रहा हो बाद में लिख दूंगा। डेरिवेटिव ऑफ करना होगा आपको cos x का हो गया, cos 3x का, cos 2x। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो यहाँ पे cos x जो है और cos 2x। डेरिवेटिव ऑफ cos क्या होता है, सिंपल डेरिवेटिव cos का माइनस साइन 3x। इसके अलावा एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, 3x का डेरिवेटिव 3। इसके बाद सेकंड थर्ड सेम, सेकंड थर्ड आपको दिख रहा है, वो मैं ऐसे लिख रहा हूँ सेकंड और थर्ड। इसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ cos, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन x। ठीक है, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन x। एंगल का डेरिवेटिव x का 1 होगा, वो मैंने लिखा नहीं। इसके अलावा फर्स्ट और थर्ड सेम, फर्स्ट और थर्ड आपको दिख रहा है। cos 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 2x, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव 2। तो इस तरह से dy/dx आपको आ जाएगा, जो भी कुछ आया होगा। यहाँ पे माइनस में आ गया cos x, cos 2x और sin 3x इनटू में 3। इसके अलावा सेकंड थर्ड देख लो आप क्या है, सेकंड थर्ड है माइनस में cos 2x, cos 3x और यहाँ पे sin x है। इसके अलावा फर्स्ट थर्ड माइनस इंटू 2, माइनस 2 लगा लो पहले। फर्स्ट cos x है और थर्ड है cos 3x इंटू में sin 2x, इंटू में sin 2x। ठीक है, तीनों में माइनस कॉमन ले सकते हो। अगर माइनस कॉमन लोगे तो सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। 3 cos x, cos 2x, sin 3x प्लस cos 2x, cos 3x और sin x प्लस 2 cos x, cos 3x, इसके अलावा sin 2x। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये मैंने आपको प्रोडक्ट रूल से बताया है। इसके बाद मैं आपको लॉग से बताऊंगा। एक बार इसको नोट डाउन कर लो 1 मिनट में जल्दी से, फिर मैं आपको लॉग से बताता हूँ।
बच्चों को इसके सिंपल डेरिवेटिव याद रखने हैं, जितने भी सिंपल डेरिवेटिव होते हैं ट्रिगो के हो, किसी का भी हो, अब याद रखना है, क्योंकि मैं मोस्टली डायरेक्टली अब यूज कर रहा हूँ। मैं आपको अब ये नहीं बता रहा कि कॉस का माइनस साइन कैसे आया, क्योंकि वो मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ कि कॉस की पावर 1 है तो उसका सिंपल डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, फिर एंगल का डेरिवेटिव 3x का 3। तो इस तरीके से मैंने डायरेक्टली कर दिया। इसे मैं लॉग से करूंगा, एग्जाम में आपको लॉग से करना है, क्योंकि वो ज्यादा सेकेंड मतलब इसे लॉग से देखते हैं। देखो एक बार, देखो लॉग वाले मेथड से कैसे करना है। अगर आप लॉग से करते हो तो आप लिखोगे टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। बोथ साइड आपने लॉग टेक किया तो यहाँ पे क्या आ गया, लॉग वाई। इसके अलावा यहाँ पे क्या आ गया, लॉग कॉस एक्स और कॉस 2x कॉस 3x। यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पहले, कहा था लॉग के एंगल में जितनी भी चीजें मल्टीप्लाई हो वो सब ऐड में आ जाती हैं, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p। ठीक है, लॉग m n p वो है। तो इसके एंगल में भी 3 चीज मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग कॉस x प्लस क्या आ जाएगा, लॉग कॉस 2x प्लस क्या आ जाएगा, लॉग कॉस 3x, इस तरीके से, और लॉग वाई। यहां से आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग के बारे में आप जानते हो, लॉग क्या करता है। लॉग का कॉन्सेप्ट होता है डेरिवेटिव ऑफ एंगल इन न्यूमरेटर अपॉन में एंगल। लॉग कहता है कि मेरे पास जो भी एंगल है उसका डेरिवेटिव कर दो न्यूमरेटर में और अपॉन में एंगल रख दो। थोड़ा बहुत आंसर में चेंज आता है जब आप मेथड चेंज करते हो तो, अगर उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लॉग वाई का क्या होता है, 1 अपॉन वाई, प्रैक्टिस की होगी आपने, dy बाई dx। इसके अलावा लॉग कॉस है, तो एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, और एंगल एक्स है उसका क्या हो जाएगा, 1। न्यूमरेटर में डेरिवेटिव कर दिया एंगल का, लॉग का कॉन्सेप्ट होता है डेरिवेटिव का। अपॉन में एंगल रख देंगे, एंगल कितना है भाई, कॉस एक्स, वो हमने रख दिया, तो डेरिवेटिव ऑफ एंगल अपॉन में एंगल। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, लॉग कहता है कि एंगल का डेरिवेटिव करो, cos 2x का होगा माइनस का sin 2x, और एंगल 2x उसका क्या हो जाएगा, 2, अपॉन में एंगल रख देंगे cos 2x। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे फिर प्लस cos 3x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin 3x, इंटू में क्या हो जाएगा 3, अपॉन में एंगल रख दोगे तो cos 3x। लॉग का रूल बताया था मैंने आपको, डेरिवेटिव ऑफ एंगल इन न्यूमरेटर अपॉन में एंगल। ट्रिगो सॉल्व कैसे किया, सभी ट्रिगो की पावर 1 थी, तो सिंपल डेरिवेटिव फिर एंगल का डेरिवेटिव। यहाँ से dy बाई dx को अकेला कर दो, y डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के साथ साथ y की वैल्यू पुट अप करेंगे। y की वैल्यू है cos x और cos 2x है, इसके अलावा cos 3x है। इसके अलावा यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को आप माइनस कॉमन ले सकते हो, या आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10, माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 10 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 है तो 2, साइन 2x कॉस 2x क्या हो जाएगा, tan 2x। थोड़ा सा आंसर में चेंज आएगा, मगर उससे घबराना नहीं है, आपने मेथड चेंज किया तो ऑटोमेटिक आंसर में चेंज आएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 है तो 3, साइन 3 कॉस 3 क्या हो जाएगा, tan 3, यहाँ पे tan 3x आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा फाइनल आंसर लिख सकते हो कि dy बाई dx इक्वल टू cos x cos 2x, ये y की जगह थी, और cos 3x। माइनस कॉमन लिया तो माइनस यहाँ पे एडजस्ट कर दो, वो कर सकते हैं। क्या बच गया आपका, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये आपका फाइनल आंसर है dy बाई dx का।
तो आपने देखा लॉग से भी करा जा सकता है इसको। अगर चीजें मल्टीप्लाई में हो 3 4 5, यहाँ पे cos 4x होता, cos 5x होता, तब तो प्रोडक्ट रूल चलता नहीं। तो उस केस में हम लॉग से करते। बहुत सारे फंक्शन इस तरह मल्टीप्लाई में आ जाए तो उस केस में प्रोडक्ट रूल को यूज किए बिना हम लॉग का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आंसर सेम आता है। अब रही बात आंसर मैच करवाने की, तो अगर मान लो पिछले वाले से आपको आंसर मैच करवाना होता तो वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। आप इन तीनों का एलसीएम लेते, इस वाले से कैंसिल आउट करते, तब जो भी कुछ बचता वो पिछले वाले आंसर से मैच करता। मगर आंसर मैच कराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मेथड 2 चेंज किया, आपका आंसर यह है, ठीक है, एक पर्टिकुलर आंसर है, आपने देखा वो आंसर किस तरह से सॉल्व हुआ है। तो लॉग से ऐसे करते हैं। यहाँ पे अगर cos 4x होता, 5x होता, प्रोडक्शन ज्यादा हो, ठीक है, प्रोडक्ट फंक्शन ज्यादा हो, तो उस केस में हम लोग लॉग लगाते हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, बस नोट डाउन करो। हायर ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इनके सिलेबस में तो है ही, लेकिन ये तुम्हारे सिलेबस में, हाँ तुम्हारे सिलेबस में भी है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आगे जाके मैक्सिमम मिनिमम में करना पड़ेगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उससे ज्यादा ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ना इनके सिलेबस में। सेकंड ऑर्डर तक तुम्हें ही पढ़ना है, इनको ही पढ़ना है। जो एप्लीकेशन आ गया नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसमें तुम्हें भी और इनको भी, दोनों को सेकंड ऑर्डर तक पढ़ना होगा डेरिवेटिव। लोकल मैक्स, लोकल मीन, एब्सोल्यूट निकालने में इनका यूज है। फंक्शन कभी भी प्रोडक्ट में आ जाए तो आप लोग ज्यादा प्रोडक्ट फंक्शन हो, मल्टीप्लाई में फंक्शन ज्यादा हो, आप हमेशा लॉग का यूज करोगे, ठीक है। 2 फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल यूज कर लेना, लॉग से भी हो जाएगा बट प्रोडक्ट रूल यूज कर लेना। 3 फंक्शन है, आपके पास चॉइस है, प्रोडक्ट रूल या तो लॉग। 4 फंक्शन हो, 5 फंक्शन हो, 6 फंक्शन हो, तब तो डेफिनेटली लॉग यूज होगा। उस केस में प्रोडक्ट रूल नहीं चलता। कॉपी हो जाए तो बताना। कॉपी कर लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन 5.5 का मैंने शायद आपको कराया है, इसके ऊपर एग्जांपल दिया था, थोड़ा सा कराऊंगा, उसको कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट y इक्वल टू अंडर रूट x-1। अब ये लॉग से ही होगा और किसी से हो भी नहीं सकता। x-2, x-3, x-4, x-5 अंडर रूट में। देखो मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन ऑफ लॉग के अंदर स्क्वायर रूट को इजी करने का काम लॉग करता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था
कि स्क्वायर रूट को इजी करने का काम कौन करता है? लॉग करता है। जब स्क्वायर रूट इसमें स्क्वायर रूट के अंदर मान लो पावर इस तरीके से है, x-1, x-2, x-3, x-4, x-5। आपको बताया गया था जितनी भी पावर फ्रैक्शनल में हो, स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो गया? हाफ। स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ। अब पावर हाफ होने पे आपको बताया गया था कि आप या तो पावर में से 1 कर लो, लेकिन उसके लिए फंक्शन बहुत टिपिकल है। दूसरा तरीका था कि लॉग ले लो। जैसे ही लॉग ले लोगे तो लॉग वाई हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा लॉग जो भी कुछ फंक्शन में है, 3 फैक्टर नीचे है, इन सब की पावर हाफ हो जाएगी। आपको पता है लॉग m की पावर n हो तो होता क्या है? पावर उतर जाती है, हाफ आ जाएगा। यहाँ लॉग ऊपर फैक्टर होंगे x-1, x-2, x-3, x-4, x-5, ये फैक्टर हो जाएगा। फिर आपको बताया गया था लॉग को एंड तक सॉल्व करो। लॉग जब तक सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करो। लॉग वाई हाफ लॉग। आप मुझे बताओ, ऊपर वाले को अगर m मान लूं और नीचे वाले को n मान लूं तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, log m अपॉन में n। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है फॉर्मूला? log m माइनस का log n। तो log m ऊपर वाला m मान रहा हूँ, अपॉन में नीचे वाला n मान रहा हूँ, तो फॉर्मूला क्या होगा जरा बताओगे? फॉर्मूला होगा log m, m का मतलब न्यूमरेटर, माइनस का log n, log n, n का मतलब x-3 डिनोमिनेटर पूरा, x-4 और x-5। ये फॉर्मूला हो गया। फिर से log सॉल्व हो सकता है। log के एंगल में मल्टीप्लाई में फंक्शन है। तो आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा log mn। क्या फॉर्मूला था? log m प्लस का log n। तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हो। log y इक्वल टू हाफ log x-1 प्लस log x-2। इसके बाद यहाँ पे माइनस ब्रैकेट लगा देना। log के एंगल में 3 मल्टीप्लीकेशन है, तो आप ब्रैकेट लगा के लिख सकते हो log x-3 प्लस, ठीक है मैं डैट कर रहा हूँ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। फिर प्लस log x-4, माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस। फिर प्लस करेंगे तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस log x-5। ठीक है, प्लस था, इस माइनस की वजह से क्या हो गया? माइनस। इस तरह से आपने लॉग को मॉडिफाई कर दिया। ये हाफ बिल्कुल टोटल ब्रैकेट के ऊपर है, ठीक है, बिल्कुल टोटल ब्रैकेट के ऊपर है बाहर। अब आपको डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव दिखाया गया आपको dy/dx और साथ में 1/y। इसके अलावा हाफ। लॉग क्या कहता है जरा बताओगे? लॉग कहता है अपॉन में तो एंगल रख दो और ऊपर क्या करो? डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल में x है, x का 1 हो जाएगा, -1 का 0, 1 हो गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे भी x का 1 -2 का 0 अपॉन में x-2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 1/x-3, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, -3 का 0, -1 -4, x-4 का डेरिवेटिव 1 -0, x-5 में x का डेरिवेटिव 1, -5 का 0 अपॉन में x-5। इसके आगे आप सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं करना है। इसके आगे थोड़ा सा और कर देता हूँ, 2 स्टेप। y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और y की वैल्यू आप जानते हो, और हाफ तो चल ही रहा है, हाफ को चलने दो। यहाँ पे y मल्टीप्लाइड बाय हाफ, जो भी कुछ अंदर किया है वो लिख लेना, 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 डॉट 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 कहाँ तक गए? 1/x-5। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 2 स्टेप और करने हैं इसके बाद, वो आप घर पे कर लेना। एक तो आपको y की वैल्यू रखनी है, ये रही y की वैल्यू टॉप पे। दूसरा काम, एक तो y की वैल्यू रखनी है, हाफ मल्टीप्लाई में हो, और दूसरा काम आपको क्या करना है? इन सबका एलसीएम लेके फैक्टर्स ऊपर लिख देना है इस तरीके से। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये काम आप थोड़ा घर पे कर लेना, ठीक है। आपने देखा लॉग एक टिपिकल क्वेश्चन को किस तरह इजी बनाया जाता है, उसके बाद डेरिवेटिव करना बहुत इजी हो जाता है। तो लॉग में स्क्वायर रूट आ जाता है, पावर इसकी जितनी मर्जी होती है फ्रैक्शन में, 1/3, 1/4, 1/5, -1/3 भी होती,
कुछ भी होता है फ्रैक्शन में ऐसा, तो इसको लॉग पहले इजी कर लेता, लॉग इजी करने के बाद डेरिवेटिव कर देता है। लॉग का डेरिवेटिव आप जानते हो, डेरिवेटिव ऑफ एंगल अपॉन में एंगल, ये काम आपको करना है। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन मैंने किया है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। कोई नहीं, कर लो, इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिटा रहा, हो जाए तो बता देना। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी ईयर में एग्जाम में आए हुए हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। इसके बाद अभी तक आपने बस ये देखा कि किस तरह प्रोडक्ट में ज्यादा फंक्शन आने से लॉग यूज हो जाता है, हेल्प कर देता है आपकी। स्क्वायर रूट या पावर फ्रैक्शनल में हो तो हेल्प हो जाती है, लेकिन ये दोनों में से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया हुआ था अब तक। बट इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो एग्जाम में आएंगे। आपको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। लॉग का यूज मैंने आपको बताया था, पहला यूज क्या बताया था बताओ? पहला यूज ये बताया था कि कोई फंक्शन डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, तो उस केस में होता ही है कि हम लोग लॉग को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव कर देते हैं, जो कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखा, सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी देख लिया एटलीस्ट। तो अब सेकंड यूज मैंने लॉग का ये बताया था कि आपको स्क्वायर रूट के अंदर ये कोई भी पावर फ्रैक्शनल हो, 1/2, 1/3, -1/2, -1/3, 5/4, एनीथिंग, उनको भी लॉग से यूज करके सॉल्व किया जा सकता है, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद आपको अब एक बात और बताई थी, थर्ड बात, कि फंक्शन के ऊपर अगर फंक्शन आ जाए, याद होगा आपको मैंने बताया था फंक्शन के ऊपर अगर फंक्शन आ जाए तो उसे भी लॉग से सॉल्व किया जाता है। मैंने इसके ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन मेरा वही है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन। ठीक है, आपने उतार लिया सभी ने? थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ से एग्जाम वाले सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। यहाँ y = log x, ठीक है, log x की पावर cos x है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अभी तक क्या होता था, किसी भी फंक्शन की पावर कांस्टेंट होती थी तो आपका रूल चलता था पावर, फंक्शन की पावर में से एक लेस, और डेरिवेटिव विदाउट पावर, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव। ये एक बात थी। किसी भी कांस्टेंट की पावर, कांस्टेंट में ई हो गया या कोई और नंबर ए हो गया,
इन सब की पावर अगर फंक्शन होती थी एफ एक्स, तो आप क्या करते थे, बोलते थे सेम लॉग ई और डेरिवेटिव ऑफ पावर। तीसरा, अगर किसी भी फंक्शन की पावर, सॉरी कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट होती थी तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। इसके अलावा किसी फंक्शन की पावर अगर कांस्टेंट ना होकर फंक्शन हो जाए तो उस केस में मैंने आपको बताया था, इस केस में आपको लॉग यूज करना है। ये स्पेशल केस है, जैसे कि ये स्पेशल क्वेश्चन है। फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन लॉग एक्स एक फंक्शन है, कॉस एक्स एक फंक्शन है। ये स्पेशल केस है, ऐसे केस को हम लॉग से सॉल्व करते हैं। दिस इज ए स्पेशल केस, एग्जाम में आया हुआ है। इसे आपको लॉग से सॉल्व करना है। सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग वाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी लॉग ले लो और यहाँ पे लॉग एक्स की पावर कितनी, कॉस एक्स, ये हो गया। फिर आप मुझे बताओ, आपको फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था, फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था लॉग एम की पावर एन। सबसे पहले उन टूल्स का यूज करो। यहाँ पे लॉग एम की पावर कितनी, एन। लॉग एम की पावर एन क्या होता था, एन लॉग एम, ये आपने सीख लिया है। तो आप पावर को थोड़ा उतार दो, लॉग एम की पावर एन है, एन उतर जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा लॉग के एंगल में लॉग एक्स, लॉग वाई है। अब आप मुझे बताओ, ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है किसी दूसरे फंक्शन से, कॉस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग लॉग एक्स से, तो इस केस में प्रोडक्ट रूल लगेगा। सबसे पहले लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वाई का आप सीख चुके हो, 1/y होता है डिवाइड बाय dx। कोई जानना चाहता है कैसे आया तो देख लो, एंगल का डेरिवेटिव किया है और अपॉन में एंगल रख दिया है। यहाँ पे इधर आ जाओ, फर्स्ट और सेकंड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल आप सबको पता है क्या होता है, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम और डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, फर्स्ट। तो फर्स्ट सेम रख दो, डेरिवेटिव ऑफ करना होगा आपको सेकंड। सेकंड में कौन है भाई, लॉग के एंगल में लॉग एक्स है। इसके बाद प्लस सेकंड सेम, लॉग के एंगल में लॉग एक्स और डेरिवेटिव करना होगा फर्स्ट का। फर्स्ट कौन है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिख लिया। अब dy बाय dx, थोड़ा सा y को भी यही पे रहने दो, जब जरूरत पड़ेगी तो शिफ्ट कर देंगे। cos x के बारे में बताओ, cos x क्या करेगा, cos x का डेरिवेटिव तो कुछ नहीं होगा क्योंकि है ही नहीं, करना ही नहीं है। log कहता है कि मेरे एंगल का डेरिवेटिव करो, log क्या कहता है, मेरे एंगल का डेरिवेटिव करो। सबसे पहले log के एंगल का डेरिवेटिव करते हैं, वो हो जाएगा, एंगल कौन है, log x। log x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1/में x, क्या आ जाएगा 1/में x। डेरिवेटिव ऑफ log क्या होता है, log का कॉन्सेप्ट क्या है, मेरे एंगल का डेरिवेटिव करो। एंगल में कौन है, log x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। और log कहता है अपॉन में एंगल रख दो, तो एंगल भी अपॉन में रख दिया, ये हो गया। इसका मतलब log x का डेरिवेटिव होगा 1/x और log x। एंगल का डेरिवेटिव ये रहा 1/x और अपॉन में एंगल ये रहा, एंगल कौन है, log x। यानी कि मैंने फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया, सेकंड का डेरिवेटिव। उसके बाद सेकंड सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव। cos आपका ट्रिगो फंक्शन है, ट्रिगो फंक्शन है तो उसमें पावर 1 के साथ है, तो सिंपल डेरिवेटिव करेंगे। cos का सिंपल डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin x। cos का सिंपल डेरिवेटिव माइनस sin x, और x एंगल है, एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। ये बात आप सबको पता है। अब y डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। cos x बन क्या हो जाएगा, cos x, और यहाँ पे x और log x, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस log के एंगल में log x और इंटू में sin x बन sin x। अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। आपका मन है तो एलसीएम ले सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं। dy बाय dx इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है, log cos x, y की वैल्यू है log और cos x, log के पावर में cos x है, log x के पावर में कितनी है, cos x। इनका एलसीएम लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा x log बन जा, x log x, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे। तो सेम से सेम कैंसिल,
cos x 1 का क्या हो जाएगा, cos x माइनस 1 के टेबल में ये इतनी बार में आएगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो करते हैं, देखो क्या आ जाएगा, x log x इंटू log x इंटू में sin x। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरह फंक्शन के ऊपर फंक्शन आता है, तो वो फंक्शन जो पावर में है वो उतर जाएगा लॉग लेने के बाद, और लॉग लेने के बाद उतरने के बाद हम चलेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कुछ खास है नहीं, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव और सेकंड करना है, तो ध्यान देना सही से करना, सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, हमेशा यही करना है आपको इसके अंदर। ये आपका टाइप 1 था, अभी टाइप 2 भी आएगा। ये आपका टाइप 1 है, टाइप 1 में फंक्शन अकेला आ रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ऐसे फंक्शन किसी और फंक्शन के साथ ऐड हो रहे हो या लेस हो रहे हो, यानी कि इसके साथ कोई और फंक्शन ऐड कर दूं मैं, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, फिर से एक और फंक्शन ऐड कर दूं, तो वो उसका टाइप 2 होगा। उसके बारे में इसके बाद बात करेंगे। पहले ऐसा कोई फंक्शन जो एलॉन आया, अकेला आया, और उस फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन है, तो लॉग बोथ साइड लिया। लॉग बोथ साइड लेने के बाद हमने क्या किया, इन दोनों को लॉग पावर उतार के प्रोडक्ट रूल में लगा दिया। प्रोडक्ट रूल आप सभी को आता है, लगाने के बाद वाई डिवाइड करा के मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व कर लिया। यही काम हमें आगे भी करना है टाइप 2 में। कॉपी करो इसको पहले आप। कॉपी कर लिया आपने?
देखो इसके आगे सारे क्वेश्चन एक जैसे ही पैटर्न पे है। मैं इसका टाइप 2 करा देता हूँ। टाइप 2 कराने के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। मोस्टली क्वेश्चन आपको ही ट्राई करने हैं इसमें, क्योंकि एक जैसा पैटर्न है, इसलिए करते करते इसमें कोई मीनिंग नहीं है कि सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है तो सारे के सारे क्वेश्चन किया जाए। इससे मोस्टली मैं एक दो क्वेश्चन और कर देता हूँ, उसके बाद आप ट्राई कर लेना। कुछ क्वेश्चन आप केवल इसको प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आप चाहो तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए देख सकते हो। हाँ, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो आप इसको, वरना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं है। यानी इस एक्सरसाइज के अंदर केवल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 आपको बस करना है, और बाकी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो आपकी मर्जी, आप करो या मत करो। तो 15 तक क्वेश्चन में मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन तो करा दिए हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको टाइप 2 के। इसके बाद बचे हुए आप 10 क्वेश्चन ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये टाइप 2 है। यहाँ आपको कुछ फंक्शन एडलेस होते हुए दिखेंगे। लेट y इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर दूंगा। ये फंक्शन है, आपको दिख रहा है फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। फंक्शन के ऊपर क्या है? फंक्शन है। ध्यान से सुनना मेरी बात। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, लॉग तो लगेगा, ये तो डेफिनेट है। मगर एक प्रॉब्लम है छोटी सी, इसके साथ कुछ और भी एडलेस हो रहा है। ये अकेला नहीं है। ये अकेला होता तो मैं डायरेक्ट लॉग लगा देता। ये अभी अकेला नहीं है, पहले अकेला था, अभी अकेला नहीं है। फंक्शन के ऊपर फंक्शन का कॉन्सेप्ट अकेला हो तभी डायरेक्ट लॉग लगाओगे। फंक्शन के ऊपर फंक्शन अगर अकेला हो तभी आप डायरेक्ट लॉग लगाओगे। अगर वो किसी और फंक्शन के साथ ऐड हो रहा है या लेस हो रहा है तो आप इसमें डायरेक्ट लॉग नहीं लगाओगे। आप क्या करोगे, अलग अलग नाम रख दोगे इनका, और इन्हें अलग अलग सॉल्व करोगे, और इसकी अलग अलग वैल्यू को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे लाके पुट करोगे। कहने का मतलब ये है कि अभी क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन अकेला तो है नहीं, इसके अंदर कुछ और भी फंक्शन एडलेस हो रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू, इसका नाम u रख देते हैं, इसका नाम v रख देते हैं। इसका नाम u, इसका नाम v। पिछले क्वेश्चन में अकेला था तो मैंने कर दिया डायरेक्ट। अभी आप डायरेक्ट लॉग लगा नहीं सकते, क्योंकि लॉग लगाओगे तो दिक्कत होगी। लॉग y लिखना पड़ जाएगा, और लॉग x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x लिखना पड़ जाएगा, और लॉग m माइनस n का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, या लॉग m प्लस n का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो फिर वो एक्सपेंड ही नहीं होगा। मैंने आपको बताया था बहुत पहले कि लॉग m प्लस लॉग n होता होगा, माइनस n होता होगा, लेकिन लॉग m माइनस लॉग n नाम का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो इस केस में लॉग नहीं कर सकता डायरेक्ट। तो आप क्या करोगे, ऐसे में इनको एलॉन करने के लिए अलग अलग नाम रख दोगे इनका। लॉग लेट y इक्वल टू, इसका नाम u, इसका नाम v। माइनस हो रहा है तो माइनस, प्लस हो रहा है तो प्लस। रखने के बाद इनका डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस नाम का डेरिवेटिव करोगे। आप बताओगे y में चेंज आया, यानी कि dy बाई dx हुआ, तो अंडरस्टूड है x u में भी चेंज आएगा, du बाई क्या हो जाएगा dx, और ऑटोमेटिक v में भी चेंज होगा तो dv बाई क्या हो जाएगा dx। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, फंक्शन के ऊपर फंक्शन का कॉन्सेप्ट अकेला होगा तो लॉग चला दोगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो किसी से एडलेस हो रहा है तो उस केस में एक को u, एक को v मानोगे, और भी कुछ होता है तो उसको भी कुछ मानते हो w करके। फिर इनका डेरिवेटिव करोगे। डेरिवेटिव करने के बाद y का डेरिवेटिव dy बाई dx है, u का डेरिवेटिव du बाई dx है, v का डेरिवेटिव dv बाई dx होता है, v में चेंज। अब आपको क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि अगर आपको डेरिवेटिव चाहिए y का तो आप u का डेरिवेटिव कर दो, ठीक है, आप v का डेरिवेटिव कर दो अलग अलग, और दोनों के आंसर को लाके यहां रख दो। उनका सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल होगा, dy बाई dx के। तो आपको अब ये समझना होगा कि मुझे u का डेरिवेटिव कैसे मिलेगा। तो उसके लिए आप आ जाओ स्टेप 1। स्टेप 1 में आप u लिखोगे। u है क्या, u है आपका x की पावर x। u क्या है आपका, x की पावर x। तो x की पावर x जो है ये फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। ऐसे में लॉग लगता है, डायरेक्ट लग जाता है, क्योंकि अकेला हो गया अब ये फंक्शन। तो लॉग लगाने से फायदा ये होगा कि ये लॉग ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग
एक्स की पावर कितनी, एक्स ही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद लॉग एम की पावर एन फॉर्मूला होता है, तो ये एक्स उतर जाएगा, एक्स लॉग एक्स बच जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे लॉग यू, ठीक है, लॉग यू। अब ये मल्टीप्लाई में है दो फंक्शन, पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग यू का होगा, लॉग कहता है मेरे एंगल का डेरिवेटिव करो, तो डी यू बाई क्या हो गया, डी एक्स। जैसे वाई का होता है डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे लॉग यू का क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स और 1 अपॉन यू। कहने का मतलब एंगल का डेरिवेटिव किया और अपॉन में एंगल रख दिया, 1 अपॉन यू। इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, एक को फर्स्ट मान रहा हूँ, दूसरे को क्या मान रहा हूँ, सेकेंड। तो देखो फर्स्ट सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड आपको याद हो गया होगा, लॉग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, प्लस सेकंड सेम, लॉग एक्स मतलब सेम, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का भी डेरिवेटिव आपको याद हो गया होगा, वो होता है 1। एक्स से एक्स आराम से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स आपका तैयार है, डी यू बाई डी एक्स है आपका, यू डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू है, यू की वैल्यू देख लो, एक्स की पावर कितनी है, यू की जगह लिख देना एक्स की पावर एक्स, यू डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो यू की जगह क्या लिख दिया, एक्स की पावर एक्स। ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा 1 प्लस लॉग एक्स 1 लॉग एक्स। ये आपका एक आंसर आ गया, ठीक है। बॉक्स में पॉइंट कर देना, इसको पुटअप कर देना बॉक्स में, डी यू बाई डी एक्स आ गया आपका, डी यू बाई डी एक्स तो आ गया। अब क्या चाहिए, डी वी बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वी बाई डी एक्स भी निकल जाएगा। देखो आपके पास v क्या है, वी हैव v इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स, ठीक है भाई, 2 की पावर कितनी है, साइन एक्स। आपको मैंने बताया था कि कभी किसी कांस्टेंट की पावर, कभी किसी कांस्टेंट की पावर क्या हो जाए, वेरिएबल हो जाए, फंक्शन हो जाए। जैसे e की पावर फंक्शन हो गया था, किसी नंबर का पावर फंक्शन हो गया था, तो जैसे e की पावर क्या हो गया था, फंक्शन हो गया था, तो आप क्या करते थे इसमें, सेम, और क्या लिखते थे, लॉग बेस लॉग ई, और डेरिवेटिव ऑफ क्या करते थे, पावर, यही करते थे। ऐसे ही e की जगह कोई और नंबर भी होता है जिसकी जगह a मानता हूँ, उसकी पावर x है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेम, लॉग बेस और डेरिवेटिव ऑफ पावर। कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है बस। तो 2 भी तो कांस्टेंट है, इसी तरह 2 किसके अंदर आ गया, a के अंदर आ गया, तो 2 की पावर साइन एक्स एक फंक्शन होता है, तो इसको डायरेक्टली भी किया जा सकता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सेम, सेम मतलब 2 साइन एक्स, फिर लॉग बेस, बेस में कौन है इस बार 2, a की वैल्यू कितनी है इस बार हमारी 2 है, तो लॉग बेस, फिर डेरिवेटिव क्या करना है, पावर का, पावर में कौन है भाई, साइन एक्स, पावर में कौन है, साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव आप लोगों को पता होगा, सबको अच्छी तरह पता होगा, डेरिवेटिव साइन एक्स का याद हो गया होगा। तो 2 की पावर यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, लॉग 2, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव याद कर रखा है आप लोगों ने, क्या होता है, कॉस एक्स। ये एक आंसर आ गया। आप ये चीज जो है एक तरीके से और कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है, इस बात को एक तरीके से और निकाला जा सकता है, मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। 2 साइन एक्स है, ठीक है, आप लॉग ले लो बोथ साइड, उससे भी हो जाता है ये। आप लॉग लेते तो क्या होता है, लॉग वी, ठीक, क्या हो जाता है यहाँ पे, लॉग वी, और लिख दिया है। आप ये बात एक और तरीके से निकाल सकते हो, लॉग वी, यहाँ पे क्या बच जाता है, लॉग 2 की पावर कितनी, साइन एक्स। सभी को पता है कि लॉग n की पावर n क्या होता है, पावर उतर जाती है, n log n बच जाता है, यानी log 2। log 2 ध्यान रखना कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि तो 2 log के एंगल में कोई कांस्टेंट नंबर होने से वो कांस्टेंट बनता है, वेरिएबल होता है तो वेरिएबल बनता है। तो log v इक्वल टू आ गया साइन एक्स और log 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, एंगल का डेरिवेटिव करना होता है, तो v का हो जाएगा dv बाय dx, ठीक है, और अपॉन में एंगल, एंगल कितना है, v, तो डेरिवेटिव ऑफ एंगल अपॉन में एंगल। इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, क्योंकि कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, मैंने आपको बताया था, log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। केवल आपको डेरिवेटिव करना होगा किसका, साइन एक्स का। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है, और एंगल एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, वो लिखना है कि लिख लो, कोई बात नहीं। अब डी बाई डी एक्स फिर से आपका तैयार हो गया,
डीवी बाई डी एक्स क्या हो गया भाई, log 2, और साथ में कितना cos x, और v इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 2 की पावर कितनी, साइन एक्स, 2 की पावर कितनी है, साइन एक्स। आप देख सकते हो 2 की पावर साइन एक्स लिखा है, log 2 लिखा है, cos x लिखा है, ये दोनों आंसर हमारे सेम आ गए हैं। तो इसका मतलब इसको सिंपल भी किया जा सकता है, लॉग से भी किया जा सकता है। मेरे हिसाब से आपका यहाँ पे डीवी बाई डी एक्स भी तैयार है। तो आपने देखा किस तरीके से अगर फंक्शन की पावर फंक्शन किसी से एडलेस हो रहा हो, तो पहले हम एक को यू दूसरे को वी मानते हैं, यू वी मानने के बाद डेरिवेटिव कर लेते हैं, फिर डीवाई बाई डी एक्स आपको कहता है कि अगर आपको डीवाई बाई डी एक्स चाहिए तो यू में चेंज दिखाओ, यू का डेरिवेटिव करके दिखाओ, तो वो मैंने अलग से कर दिया। v का डेरिवेटिव करके दिखाओ, वो मैंने वहां पे अलग से कर दिया। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट करनी है आपको, पुट इन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो इसको, और ये थर्ड, पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, दोनों आंसर को पुट करना है इन फर्स्ट में, केवल पुट करना है, इसके आगे एक भी स्टेप नहीं करना है। ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना माइनस, और ये वाला आंसर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, बस आपका आंसर तैयार है, कुछ भी एडलेस नहीं करना है इसमें आपको। ये आंसर डीवी बाई डी एक्स की जगह पे आ जाएगा, ये आंसर आपका डीवी बाई डी एक्स की जगह पे आ जाएगा, और इसके आगे एक भी फालतू स्टेप नहीं करना है, आपका डीवाई बाई डी एक्स तैयार है, क्योंकि एडलेस नहीं हो पाएंगे वो आपस में। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह फंक्शन आपस में एडलेस हो रहा हो, अलग अलग फंक्शन, तो हम उसको अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, एक बार इसका डेरिवेटिव करते हैं और एक बार इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो आप उतार लो इसको, एक क्वेश्चन इस तरह का और कराऊंगा मैं, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना।
कॉपी कर लिया आप लोगों ने? कॉपी हो गया साइड वाला? कॉपी कर लिया होगा आपने साइड वाला, देखो ये इस एक्सरसाइज का मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करने हैं, 15 तक जो क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, उसकी पावर ट्रिको फंक्शन है, कुल मिला के फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। अकेला तो है नहीं, किसी से ऐड ही हो रहा है, तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे, अकेला होता तो ले लेता मैं। तो इसीलिए इसके ऊपर भी फोकस करते हैं। इस बार फंक्शन के ऊपर फिर फंक्शन है, ट्रिको फंक्शन है, ये भी ट्रिको फंक्शन है, यानी ट्रिको फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो ऐसे केस में हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग एक को u मानेंगे प्लस एक को v मानेंगे, ये मैंने आपको बताया था। और भी कुछ होता तो उसको w मान लेते, u v s t w y कुछ भी। y का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, dy by dx। u का क्या होगा फिर du by dx, और v का क्या होगा dv by dx। अब आपको कुछ भी खास नहीं करना है, u को अलग से लिख के डेरिवेटिव चला देना है, v को अलग से लिख के डेरिवेटिव चला देना है रूल के अकॉर्डिंग। तो हम करते हैं अब स्टेप नंबर 1, वी हैव हमारे पास dy by dx निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, du by dx चाहिए, dv by dx चाहिए। निकालेंगे तो यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे। du by dx कैसे आएगा, उसके लिए u उठाओ, u किसको माना है, u माना है x की पावर कितना है, sin x। बताओ क्या x के ऊपर फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। ऊपर से अकेला है, किसी से एडलेस तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऐसे में लॉग ले लो, क्या हो जाएगा log u, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log x की पावर sin x। आप मुझे बताओ log m की पावर n क्या होता है, पावर होता जाती है, sin x हो जाएगा, और यहाँ पे log x हो जाएगा, log u तो है ही। अब हम करेंगे प्रोडक्ट रूल फर्स्ट और यहाँ सेकंड मानते हुए। log u का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, log u का होगा 1/u, du बाय क्या हो जाएगा dx। बहुत इजी क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट सेम, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट सेम। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड में डायरेक्ट करूंगा, log x का डेरिवेटिव करना है, क्या होता है 1/x, सबको याद हो गया होगा। एंगल का डेरिवेटिव किया ऊपर, अपॉन में एंगल रख दिया, x एंगल था, एंगल का डेरिवेटिव ऊपर किया 1, अपॉन में एंगल रख दिया x। तो log x का डेरिवेटिव फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम, मतलब log x सेम। sin x का डेरिवेटिव करना है, आपको पता होगा क्या होता है, sin x का सिंपल डेरिवेटिव क्या होगा cos x, और x एंगल है उसका डेरिवेटिव 1 होगा, वो मैंने लिखा नहीं। इसके बाद आपका du by dx तैयार है, du by dx आपका हो जाएगा u डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई। अगर ये u इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो u की वैल्यू कितनी है,
एक्स की पावर कितनी है, एक्स की पावर साइन एक्स, वो आपने लिख लिया, प्लस इंटू में साइन एक्स बन क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स। मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ डायरेक्ट, एक्स और 1 का एलसीएम क्या आएगा, एक्स। ठीक है, एक्स के टेबल में एक्स कितनी बार में आता है, 1 बार में, तो साइन एक्स बन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, प्लस 1 के टेबल में एक्स कितनी बार में आता है, एक्स बार में, तो एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स बचेगा, लॉग एक्स बचेगा, इंटू में क्या बच जाएगा, कॉस एक्स। तो ये आपका डी बाई डी एक्स तैयार है। ठीक है, ये आपको सेकंड इक्वेशन है, ये मैंने लिख दिया। अब क्या चाहिए मुझे, डीवी बाई डी एक्स चाहिए। डीवी बाई डी एक्स निकालते हैं, चलो। डीवी बाई डी एक्स के लिए पहले आप वी लिखो, वी कितना है, साइन एक्स की पावर कितनी है, कॉस एक्स। तो आपने देखा किस तरह फंक्शन के ऊपर फिर से फंक्शन आ गया, अगेन लॉग से काम चलेगा, लॉग ले लो, लॉग वी इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर कितनी है, कॉस एक्स। फिर से लॉग एम की पावर एम क्या हो जाएगा, एन लॉग एम, यानी कॉस एक्स, और लॉग के एंगल में यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे लॉग भी है। इसको फर्स्ट मानते हुए, इसको सेकंड मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वी का क्या होगा, 1 अपॉन वी डीवी बाई डी एक्स। यहाँ से फर्स्ट सेम, कॉस एक्स सेम, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है, ध्यान से सुनना। लॉग कहता है एंगल का डेरिवेटिव करो ऊपर, तो साइन एक्स का तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, कर दिया। लॉग कहता है अपॉन में एंगल डाल दो, तो एंगल अपॉन में रख दिया, क्या आ गया, साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एंगल अपॉन में एंगल, हो गया सेकंड का डेरिवेटिव। अब फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम, मतलब लॉग साइन एक्स सेम। ठीक है, इनटू में क्या करेंगे, यहाँ पे किसका डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट का। फर्स्ट कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, और एक्स का 1 होता है, वो मैं लिखा नहीं। तो इस तरह हमारा डीवी बाई डी एक्स आ गया, वो क्या आ गया देख लो, कॉस इंटू कॉस, वी की वैल्यू डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगी, वी की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स की पावर कितनी है, कॉस एक्स। कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना, साइन एक्स। ठीक है, आप चाहो तो कॉस अपॉन साइन कॉट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये हो गया लॉग साइन एक्स, अलग से साइन एक्स। ठीक है, इसका एक आध स्टेप और कर सकते हो, साइन एक्स की पावर कितनी, कॉस एक्स है, एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो साइन से साइन सेम, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ 1 है, 1 के टेबल में साइन साइन बार में आता है, तो साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, इंटू में लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। ये सारी वैल्यू, ये आपका थर्ड इक्वेशन था। अब आपको क्या करना है, सेकंड वाली इक्वेशन और थर्ड वाली इक्वेशन को उठा के डीयू बाई डी एक्स और डीवी बाई डी एक्स में रखना है, यानी पुट वैल्यू, पुट सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन इन किसमें, फर्स्ट में, तब आपका डी वाई बाई डी एक्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर लिख देना यहाँ पे जो भी कुछ आ रहा हो, और डीवी बाई डी एक्स में जो आ रहा हो वो लिख देना। इसके आगे आपको एक भी स्टेप फालतू करने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहला आंसर इस ब्रैकेट के अंदर, दूसरा आंसर इस ब्रैकेट के अंदर। आप चाहो तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो अपने आंसर में। कई बच्चे कॉस अपॉन साइन यहाँ पे कॉट लिख देंगे, हो सकता है वो लिख दें। कई बच्चे ऐसे सॉल्व करेंगे, साइन की पावर कॉस है, साइन की पावर एक्स है, तो बेस सेम होने पे, डिवाइड होने पे पावर लेस हो जाती है, वो आपकी मर्जी है। मुझे लगता है इतना सफिशियंट है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में 100% पेपर में आते हैं। ये आपका 3 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पेपर में, एग्जाम में आया हुआ है, कई बार पेपर में आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये आपको करना है, अलग अलग मानते हुए करना है। अकेला होता तो ठीक था, बहुत अच्छी बात थी। किसी के साथ होगा तो एक को अलग करना है, यू मान के, एक को वी मान के। तीसरा फंक्शन होता है तो उसको डब्ल्यू मान लेते। चौथा होता है तो उसको फिर एस टी यू वी ऐसे कुछ मान लेते। कॉपी कर लो। ये एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करके लानी है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत नेक्स्ट एक्सरसाइज करा देता हूँ। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है क्वेश्चन नंबर 15 तक।
कॉपी हो जाए तो बताना। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.5 पेपर में आती है। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निशान लगा लो अपनी बुक के अंदर, जो एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, और एग्जाम्पल्स भी करके लाए हैं आपको कुछ। ठीक है, सबसे पहले मैं 5.5 के अंदर क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन से करने हैं आपको, जो इम्पोर्टेंट है। करने तो सारे ही है 15 तक, बट इम्पोर्टेंट वाले बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 9, 10, 12 से 15 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। इसके अलावा एग्जाम्पल में बता देता हूँ। एग्जाम्पल 30 और 33। 33 एग्जाम्पल में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये ऐसे एग्जाम्पल है कुछ। 33 इंपॉर्टेंट है और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें नंबर की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर कांस्टेंट, फंक्शन की पावर फंक्शन, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, 4 फंक्शन दिए होंगे। बात क्लियर हो जाएगी आपको। इतने क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ये करके लाना है। ठीक है, ये आप उतार लो, एक बार ये नोट कर लो। इसके बाद मैं आपको 5.6 थोड़ा सा पढ़ा के फिर ऑफ करता हूँ आज की क्लास। एक्सरसाइज 5.6 घर जाके आज वीडियो देखनी है, जो वीडियो मैंने भेजी है, ताकि मैं 5.3 कंप्लीट कर सकूं। 5.6 नाम है पैरामेट्रिक फंक्शन। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये भी। अगेन सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है जितनी भी आएगी। पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अभी आप डेरिवेटिव करते थे, आपके सामने फंक्शन दिया होता था, आराम से आप dy बाई dx करके निकाल लेते थे। पैरामेट्रिक फंक्शन की खास बात होती है कुछ, इसमें एक्स वेरिएबल ना किसी अदर वेरिएबल में डिफाइन होता है। एक्स वेरिएबल किसके बराबर होता है? किसी अदर वेरिएबल के। यानी एक्स का फंक्शन कुछ और होता है, ठीक है, किसी अदर वेरिएबल में, टी में, एस में, यू में। अदर वेरिएबल थीटा हो सकता है, टी हो सकता है, जेड हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा एक्सेट्रा। इसी तरह वाई भी ना उसी अदर वेरिएबल में डिफाइन होगा जो यहाँ पे है, वो अदर वेरिएबल में वो भी डिफाइन होगा, ठीक है। अदर वेरिएबल थीटा हो सकता है, टी हो सकता है, जेड हो सकता है, एक्सेट्रा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वो अदर वेरिएबल अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा यहाँ पे भी होना चाहिए। फिर अगर टी में डिफाइन है तो यहाँ पे भी टी में होगा, यानी वो अदर वेरिएबल जो भी कुछ होगा वो दोनों जगह सेम होगा। इस पर मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कैसा क्वेश्चन हो सकता है? ऐसा क्वेश्चन हो सकता है एक्स इक्वल टू, मान लो एक है आपका टी स्क्वायर, ठीक है, तो y इक्वल टू है यहाँ पे t की पावर 5। इस तरह का फंक्शन है। x आपका t में डिफाइन है और y आपका t में डिफाइन है। तो मैंने आपको बताया x भी t में डिफाइन हो, y में भी t में डिफाइन हो। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, बहुत सारे हैं। x इक्वल टू मान लो हुआ साइन थीटा,
ठीक है, और y हो गया cos स्क्वायर थीटा। देख सकते हो कि x आपका थीटा में डिफाइन है और y आपका अदर वेरिएबल थीटा में डिफाइन है। एक्सेट्रा बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इस टाइप के। इसमें आपको क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड करो dy बाई डी एक्स। आपको फाइंड करना होगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है जिसमें x और y वेरिएबल किसी अदर वेरिएबल में डिफाइन हो, ऐसे वेरिएबल्स को पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं, ऐसे फंक्शन को पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, आपका y केवल x के टर्म में डिफाइन हो रहा था, आपका y केवल x के टर्म में डिफाइन था, तो इसे पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, x और y खुद अलग अपने खुद के वेरिएबल में डिफाइन है, वो अदर वेरिएबल दोनों जगह सेम है, तो ऐसे फंक्शन को पैरामेट्रिक कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे कोई और वेरिएबल होगा, यहाँ पे कोई और वेरिएबल होगा, वो नहीं हो सकता। ठीक है, वो फिर आगे जाके सिलेबस में मैथ ऑनर्स के अंदर है, उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहते हैं, वो चीज सिलेबस में नहीं है। जो भी वेरिएबल यहाँ होगा वही वेरिएबल यहाँ पे भी होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि यहाँ वेरिएबल कुछ और है, यहाँ वेरिएबल कुछ और है। दोनों वेरिएबल सेम रहेंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से, टी है तो वहां पे भी टी में डिफाइन होगा वाई, थीटा है तो वहां पे भी थीटा में डिफाइन होगा। ऐसे क्वेश्चन को पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अब इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का स्टेप है, सबसे पहले आपको x में चेंज दिखाना होगा। ठीक है, आपको क्या निकालना होगा? dx बाय, जैसे मान लो पहला ही क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, जो मैंने एग्जांपल लिया है, t में डिफाइन है, तो आपको dx बाय क्या निकाल लेना होगा? dt। ये आपको फाइंड करना होगा, ये मैं सिखा दूंगा आपको अभी। इसके बाद अगले स्टेप में, उसी स्टेप में आगे जाके आपको dy बाई dt भी निकाल लेना होगा, dy बाई dt। और उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आना होगा। स्टेप नंबर 2, dy बाई dx का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। आप मुझे बताओ, dy को अगर dt से डिवाइड किया जाए तो ऑब्वियस ही बात है dx को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? dt से। कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वापस dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद वापस क्या बच जाएगा? dy बाई dx। तो क्या आप मुझे बताओ, dy बाई dx को डिवाइड किया जा सकता है dt से ऊपर भी और dt से नीचे भी? बिल्कुल किया जा सकता है। इससे फायदा हो जाएगा, dy बाई dx का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा dy बाई dx का? dy बाई dx का फॉर्मूला बन जाएगा dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt, और शायद आपके पास दोनों ही वैल्यू आ जाएंगी। dx बाई dt ये रहा, dy बाई dt ये रहा, जो आप फाइंड कर लोगे। dy बाई dt ऊपर, dx बाई dt नीचे। ठीक है, dt से dt ऐसे कैंसिल हो रहा था, बस हमने थोड़ा यूज कर लिया डिवाइड करके दोनों तरफ, इससे वो dy बाई dx की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, एक बात है, नोट में आपको ये याद रखना है, जो dy बाई dx आएगा, जो dy बाई dx यहाँ पे आएगा आंसर में, वो आंसर उसी वेरिएबल में डिफाइन होगा जिस वेरिएबल में क्वेश्चन था। x और y किस में डिफाइन थे? t के टर्म में, तो आंसर भी किस टर्म में आएगा? t के टर्म में आएगा। ठीक है, अगर x y आपके t के टर्म में डिफाइन तो t के टर्म में आंसर आएगा, x y अगर थीटा के टर्म में डिफाइन है तो थीटा के टर्म में आंसर आएगा। और अगर अच्छा मान लो क्वेश्चन नंबर सेकंड होता, तो उस कंडीशन में dy बाई dx का फॉर्मूला क्या बनता? क्वेश्चन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग dy बाई dx का फॉर्मूला क्या बनता है? यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला बनता है सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला बनता है dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। क्योंकि डी थीटा वैसे भी कट जाता, बस dy बाई डी थीटा निकाल लेते हैं यहाँ से, इसको कैलकुलेट करके dx बाई डी थीटा यहाँ से निकाल लेते, दोनों की वैल्यू को ऊपर रख देते। ये तो मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो मैंने आपको बताया पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। अब जब आप ये उतार लोगे तब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल आप ये ध्यान रखो, हमें दो चीजों से मतलब होगा, x में चेंज दिखाना होगा t के टर्म में, ये जो भी वेरिएबल है वो, और y में चेंज दिखाना होगा जिस वेरिएबल में वो डिफाइन है। दोनों की वैल्यू को लाके अपॉन में रख देना है, पहले y में चेंज अपॉन में x में चेंज। इस बार रिस्पेक्ट अलग अलग होंगे, dy का उस t में, dx का भी t में, और दोनों के रिस्पेक्ट को अपॉन में रख दिया, तब आ जाएगा dy बाई dx। क्योंकि रिस्पेक्ट सेम था इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या ही बचेगा? dy बाई dx। ये आप पहले पूरा फॉर्मेट उतारो, इसके बाद इस पर मैं 2-3 क्वेश्चन कर देता हूँ। 5.6 में 10 ही क्वेश्चन है, वो खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज। ये कॉपी कर लो जल्दी से एक बार।
हो गया कॉपी? हाँ जी, क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन में अलग अलग पैरामेट्रिक फंक्शन है, ध्यान से देखना। इसमें बोला है इफ एक्स एंड वाई कनेक्टेड पैरामेट्रिकली, एक्स और वाई कनेक्टेड है पैरामेट्रिकली, मतलब एक्स और वाई कनेक्टेड है किसी अदर वेरिएबल से, बाय द इक्वेशन 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, यानी उन पैरामीटर को बिना हटाए डीवाई बाई डी एक्स निकालो। तो पैरामेट्रिक फंक्शन आपको पता है और डीवाई बाई डी एक्स हमें निकालना है। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.6, बहुत इजी एक्सरसाइज है। देखो एक्स आपका डिफाइन है 2a t² में। एक बार फिर से याद दिला दूं, एक्स वाई जेड एस टी यू वी और डब्ल्यू, यही आपके सिलेबस में वेरिएबल है। बाकी सभी लेटर कांस्टेंट है जब तक कि उन्हें स्पेशली वेरिएबल ना कहा जाए। इसके अलावा बाकी सभी लेटर कांस्टेंट। तो एक्स आपका ये रहा। एक्स किस में डिफाइन है? टी वेरिएबल में। अब वाई डिफाइन है आपका उसी टी वेरिएबल में, फॉर्मेट है a इंटू टी रेज टू पावर 4। ठीक है, एक्स डिफाइन है 2a t², वाई डिफाइन है a इंटू टी की पावर 4। 2a आपका यहाँ पे कांस्टेंट है जैसा कि दिख रहा है, मैंने आपको बताया था a आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वजह से मल्टीप्लाई हो तो डेरिवेटिव करते टाइम बाहर आ जाता है। आप मुझे बताओ एक्स किस में डिफाइन है? टी में। वाई भी उसी टी में डिफाइन है, तो मुझे दोनों का चेंज दिखाना होगा। डिफरेंशिएट इस बार विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी बाई डी टी लिखेंगे, डी बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी का मतलब डी बाई डी टी। किसका कर रहे हैं? एक्स का। एलएचएस में आ जाओ, एक्स का डेरिवेटिव किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी। आरएचएस में आ जाओ, 2a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, किसका डेरिवेटिव करना होगा? डी बाई डी टी ऑफ t², जो फंक्शन है उसी का, जैसा फंक्शन है उसी का, ये काम करना होगा। आप मुझे बताओ 2a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आप लोगों ने रूल पढ़ा हुआ है, t² अलजेब्रा है। t का स्क्वायर क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा में भी उसकी पावर कितनी है? कांस्टेंट पावर है। तो t फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, उसकी पावर कांस्टेंट है। आपको बताया गया था क्या करते हैं, पावर में से कितना लेस? 1 लेस, तो 2 में से 1 गया तो 1। और d बाय डी टी करना है विदाउट पावर। बिना पावर के अगर आप देख रहे हो तो क्या दिख रहा है आपको? t। क्या दिख रहा है आपको? t। तो dt से dt हो जाएगा कैंसिल, जैसे dx से dx कैंसिल होगा। तो पावर में से 1 लेस, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t विदाउट पावर। विदाउट पावर t का स्क्वायर हटा के t लिख दो, dt से dt कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4 a इंटू टी, 2 2 जा 4 a इंटू टी, ये आ गया dx बाई dt। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आना है y में चेंज के लिए। तो y का चेंज दिखाने के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा? dy बाय dt। a आपका बताया था मैंने आपको, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। किसका डेरिवेटिव करना है? डी बाई डी टी। किसका करना है? t की पावर 4। अगेन t एक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, उसकी पावर कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा? a तो बाहर है, क्या हो जाएगा? पावर में से 1 लेस करेंगे तो 3, और डी बाई डी टी विदाउट पावर, डेरिवेटिव विदाउट पावर। बिना पावर के करेंगे तो t दिखेगा, dt से dt कैंसिल 1, तो 4 इंटू ए, और क्या हो जाएगा? t का क्यूब। dy बाई डी टी भी आ गया और dx बाई डी टी भी आ गया। dy बाई डी टी तैयार है हमारा, dx बाई डी टी तैयार है। आपको फॉर्मूला बनाना मैंने सिखाया था, आपका टारगेट था dy बाई dx को निकालना।
तो बताओ dy बाय dx क्या होगा? dy बाय dx होगा dy को डिवाइड कर दो किससे? dt से, dx को भी डिवाइड कर दो किससे? dt से। dy बाय dx कर सकते हैं डिवाइड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, एक ही बात है। तो dy बाय dx का फॉर्मूला क्या बन गया? dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt। dy बाय dt की वैल्यू देख लो कितनी है? 4a और t का क्यूब। dx बाय dt की वैल्यू कितनी है? 4a t। 4a से 4a कैंसिल, कांस्टेंट था। t क्यूब है, t है, कितनी बार में चला जाएगा? t स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव भी करके निकालोगे तो वो उसी वेरिएबल में आएगा, t में आएगा। तो कितना आ गया? देयरफॉर dy बाय dx कितना आ गया आपका? t स्क्वायर। ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव का पार्ट है। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। इसमें नोट करने वाली बात ये थी कि आपका जो डेरिवेटिव आया वो भी उसी पैरामेट्रिक वेरिएबल में आया जिसमें एक्स और वाई डिफाइन थे। ठीक है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दूसरा कोई सा। सेकंड क्वेश्चन है x इक्वल टू a cos थीटा, ये तो y इक्वल टू b बाद में लिखूंगा। मुझे बताओ x किस में डिफाइन है? थीटा में। तो डेरिवेटिव कैसे चलेगा? dx बाय डी थीटा, a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। cos थीटा एक ट्रिगर फंक्शन है और पावर 1 है, उसका डेरिवेटिव करना है। तो cos का सिंपल डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस का साइन थीटा। ठीक है, और एंगल थीटा है, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा? 1। ठीक है, समझा दूं, डी बाय डी थीटा को अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे एंगल को तो क्या आ जाएगा? कट के 1। तो इसलिए सिंपल डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन थीटा, एंगल थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे 1 आ जाएगा। तो क्या बच जाएगा? माइनस का a साइन थीटा। अगला वाला आ जाओ। अब मुझे इसमें y की वैल्यू भी दी हुई है, y इक्वल टू दिया हुआ है, तो y का वैल्यू दिया हुआ है b cos थीटा, b cos थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो इसको भी करो, dy बाय डी थीटा इक्वल टू b बार cos का क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा और थीटा का क्या हो जाएगा? 1। तो क्या हो गया? माइनस का b cos थीटा। अब आप मुझे बताओ dy बाय dx का फॉर्मूला क्या बनेगा? dy बाय dx का फॉर्मूला बनेगा dy बाय डी थीटा, ठीक है, अपॉन में dx बाय डी थीटा। ये फॉर्मूला बन जाएगा। dy बाय डी थीटा आप देखो कितना है? माइनस का b cos थीटा, और ये कितना है? माइनस का a dy बाय डी थीटा कितना है आपका? cos का माइनस साइन, और यहाँ पे कितना है? माइनस साइन, माइनस साइन आएगा, सॉरी। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे cos का माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, तो माइनस का b साइन थीटा, और ये कितना? माइनस का a साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा वैल्यू यहाँ पे b बाय a। तो इस तरीके से dy बाय डी एक्स आ गया। कैसे निकाला? dy बाय डी थीटा अपॉन में dx बाय डी थीटा। dy बाय डी थीटा की वैल्यू ये रही, माइनस का b साइन थीटा, dx बाय डी थीटा ये रहा, माइनस का a साइन थीटा। तो dy बाय dx का फॉर्मूला dy बाय डी थीटा दैट इज माइनस b साइन थीटा रख दिया, माइनस a साइन थीटा, dx बाय थीटा की वैल्यू है, माइनस माइनस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, b बाय a का आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन ट्राई करना है घर पे, मुश्किल क्वेश्चन मत करना। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करना है घर पे, एक्सरसाइज 5.6 के अंदर। अभी ज्यादा मत करना, इजी दे रहा हूँ, 4 क्वेश्चन करना है, 5 कर लेना, इजी है। 6 7 मत करना, 9 कर लेना, यही 4 क्वेश्चन करने हैं आपको बस होमवर्क में। इन क्वेश्चन को ट्राई करके लाना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा पढ़ गया, उसको वीडियो देख के आना। यूनिवर्सिटी को पढ़ाने के बाद 5.3 कंप्लीट करूंगा और 5.6 कंप्लीट करूंगा, और थोड़ा बहुत डबल डेरिवेटिव बता दूंगा 5.7 में। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। वीडियो याद से जरूर देख लेना, वीडियो बहुत जरूरी है। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी की वीडियो इंपॉर्टेंट है। बस अप्लाइड मैथ वाले बच्चे मत देखना, बाकी सब देख लेना।